तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में बात शुरू करते हैं, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक तो मुझे पता चल गया। मैक्रोसाइटिक क्यों बोला? मैक्रोसाइटिक उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा आरबीसी का होता है। साइज नॉर्मल साइज क्या होती है आरबीसी की? 7 माइक्रो साइज मतलब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है आरबीसी की? 90 फेमटोलीटर। 90 फेमटोलीटर, 86 से 96 फेमटोलीटर की रेंज बोल सकते हैं इसको, मतलब +-5 +-6 ऐसे करके। तो ऑन एन एवरेज 90 फेमटोलीटर, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। इस अनीमिया को मैक्रोसाइटिक बोला क्योंकि साइज बड़ी हो गई। मेगालोब्लास्टिक क्यों बोला? क्योंकि इस अनीमिया में हमको ब्लड के अंदर मेगालोब्लास्ट्स दिखते हैं। हम जब स्मीयर चेक करते हैं तो उसमें हमको मेगालोब्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनीमिया क्यों बोला? क्योंकि इसमें ब्लड मतलब जो नॉर्मल आरबीसी काउंट होना चाहिए, नॉर्मल हेमाटोक्रिट होना चाहिए, उससे कम होता है। मेगालोब्लास्ट होता क्या है बताते हैं मेगालोब्लास्ट क्या होता है, इसी बारे में अपना पूरी चर्चा है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक क्योंकि बड़ा हो गया। मेगालोब्लास्ट एक स्टेज आती है जो अबनॉर्मल स्टेज होती है, वो बड़ी साइज हो जाती है, तो वो तरह का सेल हमारे ब्लड में पाया जाता है स्मीयर देखने पर, ठीक है। और अनीमिया बिकॉज नॉर्मल हेमाटोक्रिट से कम दिखा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमने बात कर ली नॉर्मल साइज की होती है 90 फेमटोलीटर। बात करते हैं कि बोन मैरो में जब हमारी सेल बन रही होती है, उसके बाद बोन मैरो में जो स्टेजेस आती हैं, तो उसमें हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हैं वो कहाँ से होती है? सबसे पहले प्लूरिपोटेंट सेल होता है, वो कॉमन माइलॉइड सेल और कॉमन लिम्फोइड सेल बनाता है। लिम्फोइड सेल WBC की लिम्फोसाइट्स की पूरी लाइन बना देता है, लेकिन माइलॉइड सेल में WBCs जो बचे हुए हैं लिम्फोसाइट के अलावा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये वाली लाइन अलग होती है। उसके बाद में मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स वाली लाइन अलग होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के थ्रू, और एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में एरिथ्रोइड सेल चलती है, ठीक है। वहाँ से ये पूरा सेल ये सिस्टम चलता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे स्पेशली आरबीसी वाली लाइन की, क्योंकि हमारा पूरा जो मेगालोब्लास्ट बनेगा या जो अनीमिया से रिलेटेड पूरा शुरुआत यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस में बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज है आरबीसी बनने की, वो है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल, करेक्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल, उसके बाद में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से जो सबसे पहले बनता है, करेक्ट। ओके। इसके बाद में बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है, करेक्ट। बेसोफिलिक। उसके बाद में पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मोब्लास्ट, जिसको अपन ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट बोल सकते हैं। जिसमें भी ब्लास्ट शब्द आ रहा है ना, उसका मतलब है उसमें एबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है। एंड दीज ऑल आर प्रिकर्सर सेल्स बोन मैरो में, बिल्कुल सारे बोन मैरो में है। बोन मैरो के बाहर कौन निकलेगा? रेटिकुलोसाइट, करेक्ट। अच्छा, अब बेसोफिलिक को बेसोफिलिक क्यों बोला? पहला वाला बेसोफिलिक है, ये तो ठीक है, CFSO बन गया। इसके बाद में जो बेसोफिलिक है, इसको बेसोफिलिक क्यों बोला? अच्छा देखो, आरबीसी मैच्योरेशन में 3 चीज़ें होती हैं, बताओ क्या। सबसे पहले जो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल आरबीसी से, हाँ, नॉर्मल आरबीसी से काफ़ी बड़ा होता है इसका साइज, ओके, ठीक है। तो आरबीसी मैच्योरेशन में 3 स्टेजेस मेन होती हैं। सबसे पहली साइज कंडेंस हो जाएगी, साइज छोटी छोटी हो जाएगी, आरबीसी की साइज छोटी छोटी हो जाएगी, करेक्ट। दूसरी चीज़ होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस मैच्योरेशन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस मैच्योरेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। न्यूक्लियस मैच्योरेशन होगा। इसमें तीसरा होगा साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन होगा। न्यूक्लियस मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को एक नंबर ऑफ डिविजन्स करने पड़ेंगे बाहर निकलने के लिए, बोन मैरो से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एक नंबर ऑफ डिविजन्स करने पड़ेंगे जो उसको ज़रूरी हैं। ये अगर ये इतने डिविजन्स करेगा तभी ये पर्टिकुलर स्टेज में कन्वर्ट होगा और तभी ये क्या बनेगा? बाहर निकल पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मैच्योरेशन। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन है कि साइटोप्लाज्म में शुरू में क्या नहीं होता। आरबीसीज में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन, लेकिन शुरू में क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन में ये है कि धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियस है उससे प्रोटीन बनेगा, ग्लोबिन प्रोटीन बनेगा, हीम पिगमेंट एंड ऑल, फिर बाद में अकोमुलेट होकर के, एसिमुलेट होकर क्या बना लेंगे? वो हीमोग्लोबिन बना लेंगे। और साइटोप्लाज्म विल बी फिल्ड विद व्हाट? हीमोग्लोबिन। दैट दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन। समझ में आया? 2 तरह का मैच्योरेशन बताया। वन इज न्यूक्लियस मैच्योरेशन, इसमें जो खुला हुआ क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस का, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, धीरे धीरे डिविजन्स कर करके कंडेंस हो जाता है। इतना कंडेंस हो जाता है कि ये सेल से बाहर निकल जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। हाँ, सेल से बाहर निकल जाता है। और सेल से बाहर निकलना इसका ज़रूरी है ताकि ये बोन मैरो से बाहर सेल जा सके, ठीक है।
अच्छा, शुरू में जो हमारा बेसोफिलिक है, इसको बेसोफिलिक इसलिए बोला बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद राइबोसोम्स, इट इज़ फिल्ड विद mRNA, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, हाइपर जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। और वो एक्टिवली डिवाइड कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, और RNA सिंथेसिस कर रहा होता है, और प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है। उसका क्योंकि मेन काम क्या है हमारा, प्रोटीन बना करके हीमोग्लोबिन बनाना, उसके अंदर मेन काम यही है ना। हीमोग्लोबिन बन गया, भर गया हीमोग्लोबिन से, फिर न्यूक्लियस बाहर चले जाता है, फिर वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है। शुरू में ब्लू कलर का स्टेन इसलिए आता है क्योंकि उसमें बहुत सारा राइबोसोम और बहुत सारा mRNAs होते हैं, ठीक है। इनका नेचर बेसिक होता है, तो ये बेसोफिलिक इसलिए बोला है इसका। फिर धीरे धीरे इनमें हीमोग्लोबिन धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। हीमोग्लोबिन एसिडिक होता है हीमोग्लोबिन का, और वो रेड कलर की डाई से मिक्स कलर आने लगता है, ठीक है। ब्लू कलर भी आता है और रेड कलर भी आता है, तो इट्स कॉल्ड अ मिक्स कलर आता है, तो इसलिए इसको पॉलीक्रोमैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमैटिक बोलते हैं। इसके बाद में mRNA जितने भी हैं वो यूज़ हो गए सारे, और हमारा प्रॉपर क्या बन गया, हीमोग्लोबिन बन गया। तो नेक्स्ट इज होल रेड, लाइक उसको जब स्टेन करते हैं तो पूरा रेड दिखता है हमको। ब्लू बहुत कम दिखाई देता है ब्लू, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थोक्रोमैटिक या नॉर्मोब्लास्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट या नॉर्मोब्लास्ट उसका नाम है। ये स्टेज होती है जिससे कि न्यूक्लियस कंडेंस होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये वो स्टेज होती है जिससे न्यूक्लियस पूरा कंडेंस होकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद में रेटिकुलोसाइट होता है और फिर वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमैटिक, ऑर्थोक्रोमैटिक या नॉर्मोब्लास्ट या फिर रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। और इनकी धीरे धीरे साइज भी छोटी होती जाती है। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस कारण से होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, सुना होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड, मतलब ईदर विटामिन B12 और डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड और डेफिशिएंसी ऑफ बोथ, ठीक है। मतलब इन दिस वी हैव मेगालोब्लास्टिक में 3 टाइप्स है, दैट इज फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और बोथ पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। वो ठीक है, वो बता देंगे अपन, ठीक है। दोनों भी कमी हो सकते हैं। अब देखो, विटामिन B12 या फिर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे हो गया, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉलिक एसिड जो है DNA रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ठीक है। कहाँ रोल है अभी मॉलिक्यूलर लेवल पर समझेंगे अपन, लेकिन हमारा अभी जस्ट समझने का ये है कि DNA रेप्लिकेशन में फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और अगर फॉलिक एसिड नहीं है तुम्हारे पास तो क्या नहीं होगा, DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा। और बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को रेप्लिकेशन करना ज़रूरी है न्यूक्लियस मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। अगर न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं हुआ तो कंडेंस नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इस केस में मैच्योरेशन नहीं होता, न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं होता क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं होता। रेप्लिकेशन के लिए कौन चाहिए तुमको? फॉलिक एसिड। रेप्लिकेशन के लिए कौन चाहिए? फॉलिक एसिड, जो है ही नहीं हमारे पास, डेफिशिएंसी है उसकी। हमारे पास फिर क्या नहीं हो पा रहा? रेप्लिकेशन। क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा है? नहीं। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा है। फॉलिक एसिड ट्रांसक्रिप्शन में कोई रुकावट नहीं डालता। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ mRNA या कोई भी RNA, DNA से RNA वाले बनने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और DNA से DNA बनने वाले प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो DNA से DNA नहीं बनता है इसमें, समझे? रेप्लिकेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। फॉलिक एसिड की एब्सेंस में रेप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए हमारा न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं होता। इसलिए ऑर्थोक्रोमैटिक जो सेल होता है ना, समझो, न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं हो रहा मतलब रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में भी हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन बिल्कुल हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन क्यों हो रहा है बताओ? साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन कैसे हो रहा था? क्योंकि हीमोग्लोबिन बन रहा था। हीमोग्लोबिन कैसे बन रहा था भाई? mRNA से हीम पिगमेंट और ग्लोबिन प्रोटीन बन रहा है, वो तो बन रहा है क्योंकि वो ट्रांसलेशन का पार्ट है, वो तो चल रहा है बराबर। क्या नहीं हो रहा? रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, ट्रांसक्रिप्शन बराबर चल रहा है, ट्रांसलेशन बराबर चल रहा है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बन रहा है। तो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन प्रॉपर हो रहा है।
लेकिन न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस कंडेंस नहीं हो रहा। तो अगर न्यूक्लियस कंडेंस नहीं हो रहा तो सक्सेसिव स्टेजेस में न्यूक्लियस की साइज़ कम नहीं हो रही, तो जो हमारी अगली स्टेजेस हैं तो उनमें न्यूक्लियस की साइज़ छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, सेम साइज़ रहेगी, ठीक है। लेकिन साथ में साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन की वजह से साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन बढ़ भी रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है। तो बताओ ये जो बाद वाली सेल्स हैं और बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इनकी साइज़ एबनॉर्मली लार्ज होती है, ठीक है, एबनॉर्मली लार्ज होती है। और इन सेल्स को देखो पॉलीक्रोमेटिक स्टेज निकल गई क्योंकि जितना भी राइबोसोम mRNA था उससे क्या बन गया, हीमोग्लोबिन बन गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी उतना ही बड़ा है। उसके बाद में जो ऑर्थोक्रोमेटिक साइड है, यहाँ पर इस स्टेज में जिसमें न्यूक्लियस निकलना चाहिए था, इस स्टेज में हीमोग्लोबिन भर गया सेल के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी उतना बड़ा है। इस स्टेज को बोला जाता है मेगालोब्लास्ट। इस सेल को बोला जाता है, ये जो एबनॉर्मली लार्ज सेल है इसको बोला जाता है मेगालोब्लास्ट। और वो सेल बोन मैरो के अंदर है और बाहर आएगा कि नहीं? कैसे आ पाएगा? क्योंकि आएगा। वो जो छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं ना बोन मैरो की साइनोसॉइड्स के अंदर, वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनमें सिर्फ रेटिकुलोसाइट भरा पाता है, बहुत छोटे होते हैं वो, उनमें से तो सिर्फ बाहर ही कौन आ पाता है। अगर ये मेगालोब्लास्टिक है तो हमको नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। बताता हूँ कैसे, bone marrow बताता हूँ कैसे। 100 मेगालोब्लास्ट बने, 100 मेगालोब्लास्ट बने तुम्हारे शरीर के अंदर। हाँ। और ऐसा होता है ना कि घर में आंटी खाना बना रही हैं, गेस्ट आते हैं, आंटी खाना बना रही हैं और आंटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है लेकिन उनके पास सामान नहीं है। फॉर एग्जांपल नमक कम पड़ गया, तो खिचड़ी बनी, नमक कम पड़ गया, लेकिन भाई टेस्ट करा बकवास है, उसको फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही बोन मैरो के अंदर जो बोन मैरो काम था आरबीसीज बनाना, लेकिन ख़राब बन रही है, मेगालोब्लास्ट बन रहे, तब मेगालोब्लास्ट को फेंकना पड़ेगा। तो ये मेगालोब्लास्ट ब्लड में, मतलब वो जो खाना है वो डाइनिंग टेबल पर नहीं आएगा। तो ये जो आरबीसीज हैं ये ब्लड के अंदर नहीं जाएंगी, समझे। इनको बोन मैरो के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बाय मैक्रोफेजेस, करेक्ट। फॉर किसको? मेगालोब्लास्टिक को, मेगालोब्लास्ट्स को। ये ब्लड में नहीं आ सकते, इतने बड़े बड़े हैं। हाँ। ये एबनॉर्मल हैं बेसिकली। हाँ। तो इनको ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ये ब्लड में आ गए तो बताओ कैपिलरीज फंस नहीं जाएंगे? छोटी छोटी होती हैं कैपिलरीज, फंस जाएंगे। तो इसलिए इनको बोन मैरो ही जानता है, इसलिए इसको बोन मैरो के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द मैक्रोफेजेस, ठीक है। 100 बनते हैं, मान लो 100 में से 99 डिस्ट्रॉय हो गए, एक एनी हाउ बच के निकल आता है, वो आपको स्मेयर में दिखता है, ठीक है। 10,000 हैं, 10,000 में से 990 खत्म हो गए, 10 निकल के आ गए बाहर, एनी हाउ वो 10 दिखते हैं तुमको स्मेयर के अंदर, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर भी पेरिफेरल स्मीयर में दिखना बहुत कम चांसेस है, रेयर चांस। हाँ, बहुत रेयरली दिखता है। और अब एक बात बताओ मेरे को, इसका एरिथ्रोपोइसिस का मेन मकसद था आपके लिए ब्लड बनाना, और आपने 10,000 सेल बनाए, उसमें 990 तो खत्म हो गए। तो बताओ जो आरबीसी का मटेरियल था जितने बनने, रेटिकुलोसाइट काउंट भी कम हो गया अभी। रेटिकुलोसाइट के बारे में बात करेंगे अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने हमको आरबीसीज बनाने थे उतने बने नहीं, उसमें से मतलब 90% तो खत्म हो गए, थोड़े से आए। तो क्या इस केस में हम ब्लड की कमी नहीं हो जाएगी, आरबीसीज की कमी नहीं हो जाएगी? इसलिए इसको अनीमिया बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। व्हाई अनीमिया? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड इनसाइड द बोन मैरो, करेक्ट। अच्छा, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, एक अब यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई रिपीट करने की जरूरत है? नहीं। चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या रेप्लिकेशन सिर्फ आरबीसीज में होता है? पूरी बॉडी में क्या डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ आरबीसीज में होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल क्या सिर्फ आरबीसीज हैं? मतलब आरबीसीज नहीं, मतलब आरबीसीज के प्रकर्सर सेल्स जो नहीं, क्या भाई हैं? नहीं, सेल्स में होता है, बहुत सारे सेल्स हैं। जीआईटी की म्यूकोजल लाइनिंग है पूरी। ये जो टंग के पैपिला हैं ये बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं। पता है टंग की इंजरी सबसे तेज़ हील होती है, टंग की इंजरी सबसे तेज़ हील होती है। तो टंग में बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। और एक और बात, WBCs जो बनते हैं वो बहुत एक्टिवली डिवाइड है, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम कितना होता है? 48 घंटे, ऐसा कुछ है ना, कुछ दिन 48 घंटे, कुछ घंटे, तो ख़त्म होते हैं, बनते रहते हैं। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। मेगाकैरियोसाइट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो अगर रेप्लिकेशन में यहाँ दिक्कत आ रही है तो क्या रेप्लिकेशन में दूसरी जगह दिक्कत नहीं आएगी? आएगी। तो क्या सिर्फ इस केस में एनीमिया होगा? इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा कि WBCs में डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, बेसोफिल्स बनते हैं, मोनोसाइट्स बनते हैं, ईओसिनोफिल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर भी रेप्लिकेशन पूरा नहीं होता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन बरोबर होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें एबनॉर्मल WBCs बाहर निकलते हैं, इसीलिए ऐसा देखा जाता है यहाँ पर कि जो स्पेशली न्यूट्रोफिल्स में आप देखना, जब भी स्मीयर चेक करोगे ना आप, और आपको स्मीयर में न्यूट्रोफिल्स में कितने लोब्स होते हैं नॉर्मली? 3 to 5 लोब्स 3 to 5 लोब्स नॉर्मली होते हैं। लेकिन आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें 6 लोब हैं, 7 लोब हैं, मल्टी लोबेटेड, मोर देन 5, 6 लोब, 7 लोब जैसे देखने को मिल रहे हैं, या इसको बोलते हैं पॉलीसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो ये आप मान के चलिए कि इसको क्या हुआ है, मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया हुआ है, लाइक अनलेस इट इज़ प्रूवन अदरवाइज, अगर कोई और बीमारी प्रूव ना कर दी जाए तब तक आप क्या मान के चलोगे इसको क्या हुआ है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये बात समझ में आई। प्लेटलेट्स में मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, ये इनका डिवीजन भी सेम होता है, इनके डिवीजन में भी दिक्कत आती है। तो इसमें ल्यूकोपीनिया भी होता है, ल्यूकोपीनिया, WBCs भी कम होते हैं क्योंकि एबनॉर्मल बनेंगे, उनको बोन मैरो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मेगाकैरियोसाइट एबनॉर्मल उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, ल्यूकोपीनिया भी होता है, तो इसमें ओवरऑल पैनसाइटोपिनिया होता है। क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया। तो अनीमिया इज अ मिसनॉमर, हालांकि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज अ मिसनॉमर, अनीमिया की जगह उसको पैनसाइटोपिनिया कहना, मिसनॉमर पता है क्या होता है? गलत नाम दे दिया है, मिसनॉमर गलत नाम दे दिया है, तो अनीमिया की जगह पैनसाइटोपिनिया होना चाहिए। बट ठीक है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली इसमें पैनसाइटोपिनिया होता है, करेक्ट, पैनसाइटोपिनिया होता है उसके अंदर। अच्छा, अभी हमने GIT की बात करी, तो बताओ क्या GIT की लाइनिंग अफेक्ट होगी इससे? होगी। हाँ, GIT की लाइनिंग अफेक्ट होगी इससे। क्या टंग अफेक्ट होगा इससे? हाँ होगा। आप जब भी कोई मेगालोसाइटिक का पेशेंट देखोगे ना, तो आप उससे बोलोगे जीभ दिखाओ, तो उसकी जीभ ऐसे टॉर्च मारोगे ना, तो उसकी जीभ में ऐसे नॉर्मल पैपिला नहीं दिखेंगे, उसकी जीभ बहुत ही ग्लॉसी शाइनी होगी, और ट्रोफी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसकी जो लेयर है जो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रही थी, रेप्लिकेशन बंद हो गया अब, या बहुत कम हो गया अब रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन कम हो गया तो अंदर का जो मसल है वो क्लियर दिखने लग जाएगा, और वो स्मूथ शाइनी सरफेस के नीचे मसल दिखने लगे, तो बीफी टंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बीफी टंग, या ग्लॉसी सरफेस, बिकॉज रेप्लिकेशन इज इनहिबिटेड, करेक्ट। यहाँ पे गैस्ट्राइटिस भी होगा, और यस बिल्कुल, म्यूकोसा लाइनिंग है, करेक्ट, म्यूकोसा लाइनिंग है, वो भी इस वजह से GIT वाले सिम्टम्स देखने को हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, या ठीक है, समझ में आया? तो ये क्यों होता है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? हम क्या शरीर में कमी हो गई? RBC कम हो गए। वो तो हमारे सिम्टम, मतलब वो तो हमारा ठीक है, वो तो मेगालोब्लास्टिक की डेफिनेशन, मैक्रोसाइटिक अनीमिया की डेफिनेशन है। हाँ। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं खाया? फॉलिक एसिड नहीं खाया। हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी आ गई? फॉलिक एसिड की कमी आ गई, ठीक है। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। क्यों? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में बीफी टंग होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में बीफी टंग होता है। उसमें भी टाइप्स है ना? नहीं, वो हम बताएंगे, वो बताएंगे, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? बीफी टंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, और साथ में क्या, अपने पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, करेक्ट। अब एक बात मेरे को बताओ, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद में अपन देखते हैं हेक्सान्यूक्लिएटेड, हेक्सालोबेटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फीचर है मेगालोब्लास्टिक का, करेक्ट। अगर आपको 6 से ज़्यादा लोब्स देखने को मिल रहे हैं, ओके, मोर देन 5 लोब्स को ऑफ न्यूट्रोफिल्स को हम क्या कहते हैं? आप आंख बंद करके बोल दो इसको क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अदर अंटिल इट इज प्रूवन अदरवाइज। ओके, मैक्सिमम उसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मल्टी सेगमेंटेड या मल्टी लोबेटेड न्यूट्रोफिल, पॉली सेगमेंटेड, मल्टी सेगमेंटेड, ठीक है। हाँ, ओके, बिल्कुल, हमने बीफी ग्लॉसी टंग के बारे में पढ़ लिया। अब ये हुआ क्यों है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे शरीर में ऐसा क्या काम करता है जो रुक गया है? रेप्लिकेशन करता है। क्या नहीं रुका है? साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन नहीं रुका है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुका है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुका, ट्रांसलेशन नहीं रुका, साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन बरोबर हो रहा है, न्यूक्लियस मैच्योरेशन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को थोड़ा अगर आपको याद हो, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बीच में थोड़ा डिफरेंस, RNA DNA के बारे में अंतर पता है? डिफरेंस मेन RNA DNA में क्या डिफरेंस होता है? मतलब DNA से RNA बन रहा है, लेकिन DNA से DNA नहीं बन रहा, ऐसा क्यों? DNA से RNA तो बन रहा है, लेकिन DNA से DNA नहीं बन रहा, ऐसा क्यों? तो इसको हम एकदम बेस पे जाएं तो हमको DNA और RNA में डिफरेंस पता करना है। बताओ DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, याद? हाँ। लेकिन RNA में क्या होते हैं? RNA में वो एक चेंज हो जाता है। क्या? एडेनिन, थाइमिन नहीं होता, तो क्या होता है? यूरासिल होता है। यूरासिल। पता तुमको यूरासिल और थाइमिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
5 मिथाइल यूरासिल इज नोन एज थाइमिन। 5 मिथाइल यूरासिल इज नोन एज थाइमिन। अगर यूरासिल में ही एक मिथाइल और जोड़ दें तो क्या बोल देंगे उसको? 5th पोजीशन पे एक और मिथाइल जोड़ दें तो क्या बोल देंगे उसको? मिथाइल पता है CH3। हाँ। यूरासिल में ही एक मिथाइल जोड़ दें तो क्या बोल देंगे उसको? थाइमिन। बस इतना सा डिफरेंस है। ओके। बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो डीएनए में कौन सा होता है? थाइमिन। थाइमिन। और यूरासिल किस में होता है? आरएनए। आरएनए। तो हमारा आरएनए बन रहा है लेकिन डीएनए नहीं बन रहा, तो बताओ मेन दिक्कत क्या है? थाइमिन। थाइमिन की मेन दिक्कत क्या है? थाइमिन की। तो फॉलिक एसिड का काम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या प्रोवाइड करवाना? थाइमिन प्रोवाइड करना। और तो आरएनए बनना क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसको थाइमिन चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं। या हाँ, आई गॉट इट। सही है। हाँ। इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया, मैक्सिमम चीज़ हो गया। हाँ। अब तुमको मतलब ये पता चल गया कि जाना वहाँ है, अब कैसे कैसे जाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है।